नाज़रीन आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है प्रोग्राम हेल्थ और हम में। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले पर जो जवान से लेकर बुजुर्ग तक सबको परेशान कर रहा है, घुटनों का दर्द और नी प्रॉब्लम्स। चलते वक्त दर्द होना, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते मुश्किल या उठते बैठते आवाज़ आना और या घुटनों में सूजन दिखना। अक्सर हम इन निशानियों को एज या थकान कहकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्या हर नी पेन नॉर्मल होता है? और कब ये नी पेन जो है नी रिप्लेसमेंट जैसे बड़े ट्रीटमेंट्स तक पहुंच जाता है? आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे नी प्रॉब्लम्स के कॉमन रीजंस क्या है, कब दवा और एक्सरसाइज काफ़ी होती है और कब नी रिप्लेसमेंट एक बेहतर ऑप्शन बन जाता है। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किम्स सनशाइन हॉस्पिटल्स हैदराबाद के कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर कुशल हिप्पलगांवकर, जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हेल्थ और हम में, क्योंकि सेहतमंद घुटने ही एक्टिव ज़िंदगी की पहचान है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अफसा जी। सो हाउ आर यू डूइंग? एब्सोल्युटली फाइन। तेलुगु और इंग्लिश में काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, हिंदी में पहली बार लाइव इंटरव्यू है, सो आई एम एक्साइटेड। वेल सेम हियर। तो शो का आगाज़ सबसे पहले हम इसी सवाल से करते हैं कि जो नी प्रॉब्लम्स की शिकायत आजकल हर एज ग्रुप में हम देख रहे हैं, इसके कॉमन सिम्टम्स क्यों हैं, कॉजेज़ क्यों हैं एंड क्यों ये इतना ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं? सबसे कॉमन तो ओल्डर एज ग्रुप, मतलब 50s के बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू होता है। दैट इज़ कॉल्ड आर्थराइटिस, मतलब घुटना घिस जाना। घिस जाना मतलब कि हड्डी के ऊपर एक गद्दी होती है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। वो कार्टिलेज जैसे बाल जैसे अपने सफ़ेद हो जाते हैं जी। एक उम्र के बाद घुटना भी बूढ़ा हो जाता है, तो इस बुढ़ापे को, घुटने के बुढ़ापे को अपन आर्थराइटिस बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नी पेन इन एल्डरली इज आर्थराइटिस। घिस जाना मतलब कि ये हड्डी के ऊपर का जो एक लेयर है कार्टिलेज, जो गद्दी होती है ना, वो ऐसे घिस जाती है। तो दैट इज़ द ओनली थिंग। द स्मूथ लेयर थोड़ा रफ हो जाता है, इसी को अपन आर्थराइटिस बोलते हैं। एंड आर्थराइटिस 4 स्टेजेस में आगे बढ़ता है, 1 2 3 4। पहले तो समझता भी नहीं है पेशेंट को कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर लेती है, ऑटोमेटिकली सब कुछ सेटल करवा देती है। धीरे धीरे जैसे सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में चले जाता है, तब पेशेंट्स जनरली डॉक्टर के पास आके ट्रीटमेंट उसके लिए लेते हैं। एंड लास्ट स्टेज ऑफ कोर्स एडवांस स्टेज है, जिसमें नी रिप्लेसमेंट, बात करेंगे उसके बारे में। बट फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने पूछा क्यों होता है, तो एल्डरली एज ग्रुप में दिस इज़ द रीज़न। फिर आप बोल रहे थे कि यंगर एज ग्रुप में, राइट, यंगर एज ग्रुप में भी ये हो सकता है। दैट इज़ अदर टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, मतलब वही सेम कार्टिलेज प्रॉब्लम, बट एज रिलेटेड नहीं होता है। वो होता है अंदर से, मतलब ऑटो इम्यून कुछ होते हैं, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कीलवातम तेलुगु में बोलते हैं, तो वो वाला, या सेप्टिक आर्थराइटिस, मतलब कि इन्फेक्शन हो गया तो उससे हो सकता है, या किसी को बचपन में चोट लग गई, ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। सो दीज आर द 2-3 टाइप्स जो नॉन एज रिलेटेड हैं, बट मोस्ट कॉमन इज एज रिलेटेड। अब इसके कॉमन सिम्टम्स अगर हम बात करें तो जैसे आपने स्टेजेस मेंशन किए हैं, कई बार लोग, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही कहा है कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्विक एक्शन की अगर हम बात करें तो कौन से सिम्टम्स पे लोगों को क्विक एक्शन लेना चाहिए एंड डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए? तो जैसे मैंने कहा अभी, आर्थराइटिस मतलब एज रिलेटेड आर्थराइटिस की बात करते हैं, विच इज़ द मोस्ट कॉमन। 4 स्टेजेस मैंने बताए। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो तो समझता भी नहीं है, कभी ओकेजनल पेन हो सकता है। तो सिम्टम नंबर 1 इज पेन। दर्द पेशेंट्स को कभी ओकेजनली हो गया, मान लीजिए अर्ली स्टेजेस में एक आधे घंटे के वॉकिंग के बाद हुआ या स्टेयर क्लाइंबिंग के बाद हुआ, तो उसको इनिशियल साइंस बोलते हैं। इनिशियली जब होता है पेशेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं एंड जनरली लेटर स्टेजेस में आते हैं। तो सेकेंड सिम्टम यह है कि मोर कॉन्स्टेंट पेन। तो धीरे धीरे फ्रॉम ओकेजनल वंस इन अ वीक, वंस इन 10 डेज वाला दर्द अभी धीरे धीरे कांस्टेंट होना शुरू होता है। मोर कॉमनली डेली और वंस इन 2-3 डेज ये दर्द आना शुरू होता है। इसके अलावा एक सूजन आ सकती है घुटने में। दैट स्वेलिंग कैन बी स्मॉल, मॉडरेट या इवन एकदम से बढ़ सकती है। तीसरा ये हो सकता है कि जैसे एडवांस होता है स्टेज, वैसे घुटना टेढ़ा होना शुरू होता है, सो डिफॉर्मिटी बोलते हैं। सो पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी, ये 3 कॉमन सिम्टम्स है आर्थराइटिस के। और जब ये ऐसा होने लगता है तो डेफिनेटली वन नीड्स टू सी द ऑर्थोपेडिक सर्जन।
अब यहाँ पे सुबह अगर हम नोटिस करेंगे तो जिनको घुटनों में तकलीफ़ है, यूजुअली सुबह जब वो उठते हैं तो एक स्टिफनेस सा फील होता है उन्हें। अब वो स्टिफनेस भी, जैसे सुजन आपने बताया है, क्या उससे रिलेटेड है या नहीं, उस बारे में हमें कुछ बताइए। बिकॉज रात में क्या हो जाता है, रात में घुटने का पोजीशन हम लोग बदलते नहीं है। अभी मैं यहाँ पे आया, चल के आया, फिर बैठे हैं अपन, फिर उतर रहे हैं, फिर वॉकिंग कर रहे हैं, तो इसमें मोबिलिटी काफ़ी है। रात में क्या होता है, वो एक ही पोजीशन में पैर रहता है। वो पोजीशन में जब पैर रहता है तो उसके स्टैसिस मतलब एक ही जगह जब नी जॉइंट अटक गया है तो दैट कॉजेज अ स्वेलिंग और इंटरनल फ्लूइड अक्यूमुलेशन होके वहाँ पे एक स्टिफनेस आ जाती है। तो अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे जब उठ जाता है पेशेंट और मूवमेंट शुरू करता है तो एक सेंसेशन ऑफ स्टिफनेस आ जाती है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम ओवरऑल स्वेलिंग, बट वो स्टिफनेस भी एक कॉमन सिम्टम है। इसी पीछे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए एक बार उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? हमारी वालदा जो है वो घुटनों में काफी दर्द है जी, नीचे नमाज पढ़ नहीं सकती है, सर्दियों में अक्सर होता है, तो उसके लिए कुछ क्या एहतियात करना चाहिए और कुछ विटामिन और हड्डियों का क्या? आप अगर आपकी मदर की एज हमें बता दें तो वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी इस चीज़ में। 50 है। अबव 50? जी। ओके, आप मुझे बोल सकते हो? अबव 50 है उनकी मदर, एंड नमाज पढ़ते टाइम पे जब झुकते हैं तो घुटनों में काफ़ी पेन होता है, तो इसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स वो पूछ रहे थे। घुटने का दर्द एक बार जब शुरू हो जाता है ना, 2-3 चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसमें से पहली चीज़ ये है कि ज़मीन पे बैठ के क्रॉस लेग सिटिंग, मतलब खाना खाने के लिए कुछ लोग ज़मीन पे बैठ के पैर फोल्ड करके बैठते हैं, ये वाला पोजीशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग वज्रासन पद्मासन जो योगा में करते हैं वो वाला पोजीशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो आप बोल रहे हैं कि आपके मदर नमाज के पोजीशन में नीचे बैठ नहीं सकती है, बैठ नहीं सकती है बात अलग, बैठना नहीं चाहिए, ओके, क्योंकि ऐसे करेंगे तो वो घुटने का दर्द बढ़ते रहेगा। तो ये तीसरी चीज़ है जो अवॉइड करनी चाहिए। और चौथी चीज़ है इंडियन टॉयलेट, बिल्कुल इंडियन टॉयलेट में बैठना नहीं चाहिए। और लास्ट है स्टेयर क्लाइंबिंग, अप या डाउन मिनिमाइज करना चाहिए। कभी कभी ठीक है, बट ऐसे नहीं कि हार्ट के लिए ठीक है तो मैं 10 बार ऊपर नीचे करूँगा, ऐसे नहीं। आपकी उम्र में, मेरी उम्र में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट इनके मदर की उम्र में जहाँ पे ऑलरेडी आर्थराइटिस शुरू हो गया है, ये 5 चीज़ें आपने नहीं करना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैम, मेरा नाम आफरीन है और मैं कंसल्ट करना चाह रही थी डॉक्टर से कि परसों मेरे आंटी गिर गए तो उनको थोड़ा घुटने पे सूजन के टाइप में आ गया, तो उनको डॉक्टर से प्रेफर करे तो उन्होंने बोला कि रेस्ट की ज़रूरत है, ऊपर बैठना, तो उसके लिए प्रिकॉशंस क्या यूज़ करना मैम? तो ऐसे जब चोट लग के सूजन आती है ना, तो सबसे पहले ये है कि फ्रैक्चर है या नहीं देखना चाहिए। शायद आपकी चोट छोटी होगी तो इसलिए पेशेंट अगर चल सकती है तो मोस्ट लाइकली फ्रैक्चर नहीं होगा, और अगर फ्रैक्चर नहीं है तो उसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोलते हैं। मतलब कि हड्डी के अतराफ एक इंजरी हो जाती है, मसल्स में हो सकती है, लिगामेंट में हो सकती है। वो वाले इंजरी 3 to 6 वीक्स तक उसमें टाइम लगेगा हील होने के लिए। ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है, एग्जामिन करना पड़ेगा, बट इन जनरल जो प्रिकॉशन आप पूछ रहे थे वो ये है कि बर्फ़ का सेक हर 2 घंटे 10-10 मिनट के लिए आप वो सेकाई कर सकते हैं। एक बेल्ट जिसका नाम है हिंज नी बेल्ट, वो वाला ब्रेस पहन के आप चल सकती हैं। और ओवरऑल रेस्ट कि भाई ज़्यादा मूवमेंट नहीं, वॉकिंग नहीं, कुछ दिन के लिए। सो इतना तो होगा। और ऑफकोर्स मेडिसिन, स्प्रे वो सब रहेगा, बट वो तो सिर्फ डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद ही आपको मिलेगा, बट प्रिकॉशंस इतने ही हैं। अब यहाँ पे अगर हम वेट की बात करें तो कई बार हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा सारा वेट हमारे घुटनों पे पड़ता है, तो क्या वेट भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर नी पेन? 100%, क्योंकि आपने पहला जो सवाल पूछा था कि यंगर एज ग्रुप में क्यों होता है, तो उसमें बाकी मैंने बताए, ये वाला पॉइंट रह गया कि ओवरवेट, ओबेसिटी जो एक अभी डिजीज़ है वो, इट्स नॉट जस्ट एनीथिंग, इट्स प्रॉपर डिजीज़ है वो, जिसका एंटायर बॉडी वेट घुटने पे ही गिरता है। तो ऐसे पेशेंट्स में डेफिनेटली आर्थराइटिस का चांस बढ़ जाता है और अर्लियर एज ग्रुप में वो आर्थराइटिस आ सकता है। सो डेफिनेटली ओबेसिटी हैज़ अ रोल, नो डाउट अबाउट इट। अब यहाँ पे अगर हम नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो यूजुअली एज एन एक्सपर्ट आप कब अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं टू गेट अ नी रिप्लेस्ड? तो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट स्टेज तो जनरली पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है। सेकेंड, थर्ड स्टेजेस में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। हम लोग पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सरसाइजेस, प्रिकॉशंस जो मैंने ऑलरेडी 4-5 बताए वो वाले, और मेडिसिन्स।
एक्सरसाइजेस सबसे ज़रूरी है इसमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसी से पेशेंट का डिजीज़ प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो जनरली पेशेंट्स का टेंडेंसी रहता है कि हम लोग दवाई तो ले लेंगे बट एक्सरसाइजेज नहीं करते, क्योंकि आलसी होते हैं सब लोग, मैं भी हूँ, बट डेफिनेटली दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सेकेंड थर्ड स्टेज के बाद इवेंचुअली जो मैंने बताया कि फोर्थ स्टेज, मतलब कि ये जो कार्टिलेज है ये पूरी तरह से जब घिस जाता है, फुल थिकनेस लॉस, कार्टिलेज लॉस बोलते हैं, उस टाइम पे ये कवरिंग मतलब सरफेस चेंज करके उसको नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं वो प्रोसीजर को। एंड का जो बेसिक लास्ट बोन होता है और कार्टिलेज होता है उसको रिप्लेस करते हैं मेटल के साथ, ऊपर नीचे और बीच में एक मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक बोलते हैं उसको। ये 3 कंपोनेंट्स बिठा के अपने को एक आर्टिफिशियल मेटल जॉइंट मिल जाता है। टिपिकली फोर्थ स्टेज मतलब 60, 65, 70 ये एज ग्रुप में हम लोग ये करते हैं, बट ऐसे कोई रूल नहीं है। ओके, काफ़ी पेशेंट्स हमने 80s 90s में भी किए हैं, और काफ़ी पेशेंट्स जिनको जैसे आप बोल रहे हैं यंगर एज ग्रुप, तो 40s 50s में भी करना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि जब स्टेज 4 में आ जाते हैं तो और कोई रोल किसी भी ट्रीटमेंट का इसमें नहीं होता है सिवाय नी रिप्लेसमेंट के। तो दैट इज़ द नीड ऑफ नी रिप्लेसमेंट, फोर्थ स्टेज आर्थराइटिस। फोर्थ स्टेज पर। Correct. अब यहाँ पे अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स फॉर नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो कोई ऐसे मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल है मार्केट में? ना, डेफिनेटली। सबसे पहले जो नी रिप्लेसमेंट आया उसको हम लोग कन्वेंशनल और मैनुअल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब कि बोन बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, बोन कट करके मेटल को यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो ये बोन कटिंग रेगुलर मैनुअल इंस्ट्रूमेंटेशन से किया जाता था। उसके बाद कंप्यूटर गाइडेड जो नेविगेशन टेक्नोलॉजी ऐसे बोलते हैं वो वाला नी रिप्लेसमेंट मे बी 2 डेकेड्स पहले आया और वो थोड़ा पॉपुलर हुआ एंड देन फेड आउट हो गया है। अभी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट लास्ट डेकेड में बहुत पॉपुलर हुआ है। इनफैक्ट 2020 से हमारे पास भी हम लोगों ने शुरू किया है। लास्ट 6 साल में ऑलमोस्ट 9000 सर्जरी ऐसे हुए हैं। तो ये कोई एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी नहीं है, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड एंड दैट इज़ अ न्यूअर टेक्नोलॉजी। नी रिप्लेसमेंट जो टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होता है या इवन हिप रिप्लेसमेंट, ये सब प्रोसीजर्स रोबोटिक टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं। रोबोटिक टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में काफ़ी जगह यूज़ होता है। जैसे एब्डोमिनल सर्जरीज में रोबोट एंटायर सर्जरी करेगा और सर्जन एक कंसोल पे बगल में बैठेगा, तो इसमें ऐसा नहीं है। सर्जरी हम लोग शुरुआत करते हैं सर्जरी की, हम लोग वहाँ रहते हैं एंड जस्ट नेक्स्ट टू मी इज़ द रोबोट। कि वही फील्ड में इट्स अ रोबोट असिस्टेड सर्जरी, तो कंप्लीट ऑटोनोमस सर्जरी नहीं है ये, रोबोट के साथ साथ हम लोग करते हैं। क्योंकि ये सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, हड्डी को कट करते हैं एक एक एंगल में और मेटल से रिप्लेस करते हैं। सो वो जो कटिंग का प्रिसिशन है वो रोबोट के असिस्टेंस से और अच्छी तरह किया जा सकता है। सर्जिकल प्री प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये दोनों चीज़ों में रोबोट सपोर्ट मिलता है। तो देयरफॉर क्या होता है, रिकवरी थोड़ी पेशेंट की फास्टर होती है, क्योंकि दर्द भी पेशेंट्स को कम महसूस होता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक्स, प्रिसिशन और सेफ्टी और रिकवरी। तो ये रोबोटिक का एडवांटेज है। अब यहाँ पे अगर हम नी रिप्लेसमेंट के बाद की अगर बात करें तो क्या ऐसे हो सकता है कि ये प्रोसीजर कभी कभी फेल नज़र आए, या जो रिप्लेसमेंट आपने की है उसमें कुछ लैक ऑफ वो नज़र आए, तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहेगा आपका? हाँ, तो टोटल नी रिप्लेसमेंट लाइक एनी अदर सर्जरी, उसमें भी एक आर्टिफिशियल जॉइंट है वो, राइट। तो उसमें एक लाइफ होती है एंड एवरेज हम लोग बोलते हैं कि 15 to 20 ईयर्स। तो आजकल यंगर एज ग्रुप में जब सर्जरीज हम लोग कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने किसी की सर्जरी 55 के एज में कर ली, तो 55 से लेके शायद 70 या 75 तक वो इम्प्लांट अंदर अच्छा रहेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, कुछ कुछ लोगों का 25-30 साल भी रहता है, बट एवरेज बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसे जब होता है कि द इम्प्लांट आउटलिव्स द पेशेंट, द पेशेंट आउटलिव्स द इम्प्लांट, कि पेशेंट 75 के बाद 80-85 तक रहेंगे बट इम्प्लांट ख़राब हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि वही नी रिप्लेसमेंट को रिपीट करते हैं, इसको बोलते हैं रिविजन नी रिप्लेसमेंट। ओके, तो रिविजन नी रिप्लेसमेंट पे क्या करते हैं, अब ये मान लीजिए आपका इम्प्लांट है, तो इसी को ऐसे निकाल के यू कैन जस्ट रिमूव दीज इम्प्लांट्स और उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं बड़े इम्प्लांट्स के साथ। तो ये ऐसे निकल जाता है और फिर बाद में ऐसे बिगर इम्प्लांट्स, बड़े इम्प्लांट्स हम लोग अंदर लगा सकते हैं। ऊपर नीचे ऐसे रॉड्स रहेंगे और बीच में थोड़ा हेवियर इम्प्लांट रहेगा, तो इसको बोलते हैं रिविजन नी रिप्लेसमेंट। रिविजन नी रिप्लेसमेंट काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है, जस्ट लाइक नी रिप्लेसमेंट, बट कम लोगों को की जाती है क्योंकि उसकी ज़रूरत ही कम होती है। एज यू सेड, जब फेल होता है एंड पॉइंट में, तभी हम लोग ये करते हैं। सो
आइदर वेज वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। और हमारे पास ऑलमोस्ट हर हफ्ते में ये ऐसे सर्जरीज होते हैं, क्योंकि जब 20 साल पहले जो सर्जरीज किए थे अभी वो सारे फेल होके वापस आ रहे हैं, एंड देन वी आर हैविंग टू डू इट। तो इनफैक्ट हमारे पास एक रिवीजन का एक सेंटर है जो हम लोग स्पेशलाइज करते हैं, जिसमें बड़ी टीम है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन, इन्फेक्शियस डिजीज़, क्योंकि इन्फेक्शन भी एक डर होता है हमको कि कॉम्प्लिकेशन आप पूछ रही थी, राइट। इन्फेक्शन आफ्टर नी रिप्लेसमेंट भी रेयर, मतलब 1 in 100 ही होता है, बट जब होता है तो उसको ठीक से ट्रीट करना चाहिए, और उस ट्रीटमेंट में हम लोग स्पेशलाइज करते हैं एट सनशाइन, क्योंकि ये ऐसी एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है हमारी, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सब लोग मिलके हर एक पेशेंट को देखते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। सो इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड थिंग, जो रिविजन नी रिप्लेसमेंट है और प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन, PJI बोलते हैं, वो वाला। अब इस सर्जरी के लिए जो प्रॉपर प्लानिंग हमें नज़र आ रही है आपकी बातचीत से ही, जैसे आपने मेंशन किया है कि ये सारी एक टीम है आपकी। सो चैलेंजेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एज एन एक्सपर्ट ऐसे कोई चैलेंजेस आप फेस करते हैं एक पेशेंट को ट्रीट करने में, या अब तक जितने भी सर्जरीज आपने की है तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? काफ़ी चैलेंजेस, मतलब देखिए, इनफैक्ट बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप बोलिए या US बोलिए, ऐसे कंट्रीज़ में जल्दी पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा होता है, राइट। तो पेशेंट्स भी जल्दी से ट्रीटमेंट लेते हैं और वहाँ पे फाइनेंसेस का कोई इश्यू नहीं होता है, तो इमीडिएटली जब भी लगता है कि पेन बढ़ गया है डॉक्टर के पास जाते हैं या सर्जरी करा लेते हैं। इंडिया में क्या होता है, एक तो ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है ये प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा फीमेल्स को भी निगलेक्टेड घर पे किया जाता है, तो वो इशू को और पीछे ढकेला जाता है, और फिर जब हमारे पास आते हैं तो पूरा घुटना ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो एक जो स्ट्रेट घुटना है वो कम्प्लीटली बेंट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कि ग्रॉस डिफॉर्मिटी, मतलब कम्प्लीटली बेंट। कुछ लोग तो जो मैंने किए हैं सर्जरीज चलते भी नहीं, मतलब क्रॉलिंग 10-10 साल तक वो लोग बस ज़मीन पे क्रॉल कर करके चल के आते हैं। बहुत बुरा लगता है, बट उनको सॉल्यूशन देना पड़ता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी काफ़ी सक्सेसफुली हम लोग ये प्रोसीजर कर सकते हैं। बट इतना ही मेरा मैसेज होगा ऑडियंस के लिए कि उतना पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट भी स्ट्रगल करेगा और सर्जन भी सर्जरी के टाइम स्ट्रगल ही करेगा ना, इतना डैमेज घुटना रहेगा, सो दैट इज़ द थिंग। यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया है कि जो नेग्लेक्शन होता है जिसके चलते पेशेंट्स इतनी तकलीफ़ लेकर जब डॉक्टर के पास आते हैं, तो ये डॉक्टर के लिए भी एक चैलेंजिंग पार्ट होता है, साथ ही साथ आपके लिए भी रिकवरी के लिए बहुत टाइम पड़ता है, फिर जो निग्लेक्शन आपने इतने सालों से किया है उसके लिए भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे हम कई बार हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखते हैं कि उनकी शिकायत होती है घुटनों के दर्द की, एंड अगर मैं बताते चलूँ तो मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स जब घुटनों के दर्द की शिकायत करते थे तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ये ग्रैंड पेरेंट्स की मसाज करना। उन मसाजों के चलते हम एज उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ये सोचते हैं कि शायद ये एज के रिलेटेड, ये हाँ एज के रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट इससे घर पे ट्रीट करने से ज़्यादा बेटर है कि आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएं। फॉर फर्दर एनी कॉम्प्लिकेशंस उन्हें नज़र ना आए तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना, उनका इलाज करवाना, यही एक बेस्ट सोल्यूशन है हर चीज़ का। अब जैसे कि जेंजी का एक टर्म होता है कि एवरी डेलुलू हैज़ अ सोलूलू, दैट मीन्स एवरी डेल्यूजनल प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन यही होता है कि आप तुरंत अपने प्रॉब्लम को जो है समझें, उसके सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, सो दैट जैसे डॉक्टर ने भी मेंशन किया है कि जो बेंड हो जाती है वो सुनने में ही इतना अनकंफर्टेबल होता है, तो ऑब्वियसली आप एज डॉक्टर्स के लिए वो देखना एंड देन उसको ट्रीट करना भी उतना मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा भी मैसेज एक हमारे हर व्यूअर के लिए ये है कि अगर आपको किसी भी तरह का नी प्रॉब्लम या पेन हो, जब तक आप किसी भी चीज़ का डाउट या सवाल पूछेंगे नहीं तब तक आपका डाउट भी क्लियर नहीं होगा। हो सकता है कि आपका घुटने का दर्द नॉर्मल हो, बट जब आप डॉक्टर आपका कहेगा कि ये एक नॉर्मल पेन है, तब जो आपको सुकून मिलेगा वो भी एक सुकूनदायक पल होगा आपके लिए कि आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वही प्रॉब्लम आप इग्नोर करते गए एंड वो सीरियस प्रॉब्लम बन जाएगी तो आपके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, देन आपकी फैमिली के लिए भी एक प्रॉब्लम बन जाएगा। तो यहीं पे एक मैसेज यही होगा कि जल्द से जल्द एक्शन ले और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे। अब यहाँ पे एक कम्युनिटी ऑफ पीपल जो है स्पोर्ट्स में इंडल्ज्ड है, स्पेशली हम देखते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं उनका काम पूरा घुटनों पे ही डिपेंड करता है, द वे दे रन। तो स्पोर्ट्स वाले भी कई बार ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि उनके नीज़ रप्चर हो गए हैं या उनके नीज़ में तकलीफ है या जो लिगामेंट होती है वो टेयर हो गई है, तो उस बारे में हमें कुछ बताइए। नहीं, आपने परफेक्टली पूछा, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरीज कम्प्लीटली डिफरेंट
बॉल गेम है। मतलब Right. अभी का जो घुटने का दर्द अपन जिस बारे में बात कर रहे थे, ये हो गया कार्टिलेज प्रॉब्लम्स, मतलब ये वाला घुटने के ऊपर की गद्दी। लेकिन जो स्पोर्ट्स इंजरीज होते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली लिगामेंट या मेनिस्कस, ये दो चीज़ें होती हैं। ताकि ऑडियंस समझे, मैं बता देता हूँ, ये जो अपना घुटना होता है, इन दोनों के बीच में ये जो बोन टू बोन कनेक्शंस दिख रहे हैं ना आपको, इसको लिगामेंट बोलते हैं। तो ये वाले जो लिगामेंट्स है और ये अंदर का जो ब्लू कलर है ना, उसको घुटने की गद्दी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मेनिस्कस। तो ये मेनिस्कस और ये लिगामेंट्स कॉमनली ब्रेक हो सकते हैं। सबसे कॉमन लिगामेंट है ACL, आपने सुना होगा, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट करके। तो जब ये घुटना ऐसे पूरी तरह से ट्विस्ट हो जाता है तो हड्डी नहीं टूटती, हड्डी के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं ना, वो वाले बैंड्स टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं लिगामेंट इंजरीज। बट द ब्यूटी इज़ कि अनलाइक ये वाले प्रोसीजर्स, नी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर्स, ये जो प्रोसीजर्स है ना, वो की होल सर्जरी, मतलब मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। जनरली लोगों को लैप्रोस्कोपी मतलब एक आइडिया होता है, जो पेट में कैमरा डाल के करते हैं ना, उसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। वही जब हम लोग घुटने में डालते हैं या कोई जॉइंट में डालते हैं तो उसको आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं। आर्थ्रोस्कोपी के साथ क्या होता है, बड़े बड़े स्कार्स नहीं आते, बड़े बड़े इंसिशंस नहीं आते हैं, जस्ट की होल द्वारा हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं। तो कैमरा अंदर डाल के यहाँ पे सब कुछ रिपेयर करते हैं और टेलीविज़न पे दिख जाता है। तो मोस्ट कॉमनली इसमें ACL जो लिगामेंट है ना, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, उसकी सर्जरी मोस्ट कॉमन है, क्योंकि इट्स द मोस्ट कॉमनली लिगामेंट इंजर्ड लिगामेंट। खुद का अपना एक्स्ट्रा मसल होता है जो हम लोग लेके ACL के प्लेस में लगा देते हैं, तो यू गेट अ न्यू लिगामेंट। अनलाइक दिस वन कि नी रिप्लेसमेंट में आर्टिफिशियल बाहर वाला जॉइंट लगाते हैं, ACL रिकन्स्ट्रक्शन में हम लोग खुद ही का मसल लेके उस जगह पे, टेंडन बोलते हैं उसको, लगा देते हैं और छोटे छोटे मेटल बटन से उसको फिक्स कर देते हैं या स्क्रूज से फिक्स कर देते हैं और एक नया लिगामेंट बन जाता है। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं उसको। और उसी टाइम पे सेम सिटिंग में ये जो ब्लू कलर की जो गद्दी है ना, मेनिस्कस, उसको भी हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। द आइडिया इज़ कि ये सब करके हम लोग एक एथलीट को फिर से स्पोर्ट में वापस रिटर्न टू स्पोर्ट, RTS जिसको बोलते हैं, उसके काबिल बनाए। ओके, ऐसा नहीं कि आज मैंने ऑपरेशन कर दिया और अगले महीने में पेशेंट खेल रहा है, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे इट टेक्स ऑलमोस्ट 9 to 12 months, जिसके बाद पेशेंट रिहैबिलिटेट पूरी तरह से हो जाते हैं। इसमें 5 स्टेजेस ऑफ रिहैबिलिटेशन होते हैं। पहले तो फर्स्ट स्टेज में रेस्ट काफ़ी ज़रूरत है, सेकेंड स्टेज में मसल बिल्डिंग शुरू होती है, थर्ड फोर्थ स्टेज में थोड़ा जॉगिंग स्टेज ऐसे शुरू करते हैं हम लोग, बट फिफ्थ स्टेज में ट्रेनिंग फॉर स्पोर्ट्स ये शुरू कर देते हैं। तो उतना पेशेंस पे रहना चाहिए। मैंने इनफैक्ट 1 या 2 पेशेंट्स को ऐसे भी ऑपरेट किया है जिन्होंने 3rd मंथ या 4th मंथ में ही फिर क्रिकेट शुरू कर लिया एंड देन फिर से ग्राफ्ट टूट गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। इट्स अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड रिकवरी, तो उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट की रिकवरी की अगर हम बात करें तो कई सारे लोग ये समझते हैं, मतलब उनके मेंटालिटी थॉट के हिसाब से बोल रही हूँ मैं आपको, कि हो सकता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद हमें उठने बैठने में तकलीफ हो या रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए। तो उस बारे में हमें कुछ बताइए कि कितना टाइम लिमिट लगता है रिकवरी के लिए? अनफॉर्चुनेटली ये ईजी सर्जरी नहीं है। काफ़ी सर्जरीज है जो नेक्स्ट डे पता ही नहीं चलता कि मुझे सर्जरी हुआ है। जैसे मान लो अपने जो कैटरैक्ट के लिए हम लोग करते हैं, लेंस रिप्लेस करते हैं, तो उतना पेनफुल नहीं होता ये, रिकवरी भी क्विक हो जाती है। बट नी रिप्लेसमेंट वैसा नहीं है। हम लोग स्किन काटते हैं, अंदर का सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं वो काटते हैं, मसल काटते हैं, बोन काटते हैं, तो ऑल द लेयर्स वी गो थ्रू। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिकवरी भी उतना ही प्रोलॉन्ग्ड होता है। तो मान लीजिए ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक तो वॉकर का सपोर्ट लगता है पेशेंट्स को चलने के लिए जी। वॉकर का सपोर्ट छोड़ने के बाद खुद से चलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। ऑफकोर्स नेक्स्ट डे से चलाते हैं, इसमें कोई बेड रेस्ट ऐसे कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे से पेशेंट्स को हम लोग चलाते हैं, बट वॉकर छोड़ने के बाद भी दर्द तो होता ही है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ पेशेंट्स की 3 वीक्स में 50% ऑफ रिकवरी एंड 3 मंथ्स में मोर और लेस 100%। तो इतना रिकवरी टाइमलाइन मेंटली आप लोगों ने रेडी करके ही ये सर्जरी के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 3 मंथ्स तो लग ही जाते हैं। अब सबसे आखिर में आपका मैसेज क्या रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए फॉर नी प्रॉब्लम्स एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी? जो लोग डरते भी हैं एंड जैसे आपने बताया है कि वो आधे डर की तरफ से ही निग्लेक्शंस, जो इग्नोरेंस होता है वो इन फ्रेम आ जाता है। तो एक शॉर्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रहेगा आपका? एक्चुअली लाइफ में बेस्ट चीज़ यही है कि बिना सर्जरी के सब कुछ हो जाए। तो नी रिप्लेसमेंट ये एक सर्जरी है, एंड स्टेज मतलब लास्ट स्टेज में की जाती है। आप लोग अगर सिम्टम को पहले नोटिस कर सके और उसका ट्रीटमेंट जल्दी से ले सकते तो एटलीस्ट आप लोग डिजीज़ प्रोग्रेशन स्लो डाउन कर सकते हैं और शायद नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये हो गया अर्ली, मतलब
पहले ही समझ लेने का फ़ायदा कि मन लाइफ में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जल्दी इसका ट्रीटमेंट ले इन स्टेज 2, 3, 1 व्हाटएवर। देन रह गई बात 4th स्टेज। अब अगर 4th स्टेज में है आपका घुटना और आपको कराना ही है तो एक पेशेंट्स को डर है कि इसमें दर्द काफ़ी होगा और फेलियर हो सकता है। तो फेलियर रेट्स तो 1 in 100 है, तो 1% मतलब 99% अच्छा से ही हो जाएगा सर्जरी, बट किसी एक को डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। रह गई बात दर्द की, वो एक टेम्परेरी चीज़ है। जो आप सालों से दर्द महसूस कर रहे हैं और सहन कर रहे हैं, वो दर्द तो कम हो जाएगा। जैसे मैंने बताया 3 हफ्ते में आधा हो जाएगा, 3 महीने में पूरा ठीक हो जाएगा। तो उस डर से मैं सर्जरी नहीं करूँगा ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो एक एडिशनल स्टेप ले लेना चाहिए। और विथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी और न्यूअर टेक्निक्स थोड़ा फास्टर रिकवर भी हो सकता है। सो डेफिनेटली आपने डरना नहीं चाहिए इस सर्जरी के लिए। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड जो इतने डिटेल में आपने इन मॉडल्स के साथ जो एक्सप्लेन किया है, ये काफ़ी ज़्यादा एक क्लैरिटी हो गई है कि एक्चुअल में नी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, देन नी रिप्लेसमेंट में कौन से लिगामेंट पे एंड कौन से टिश्यू पे आप लोग काम करने वाले हैं, ये भी बारीकी से आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद अस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, घुटनों का दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं बल्कि एक वार्निंग भी होता है। सही वक्त पर डायग्नोसिस, लाइफस्टाइल चेंजेस और ज़रूरत पड़ने पर एडवांस ट्रीटमेंट जैसे नी रिप्लेसमेंट आपकी ज़िंदगी को फिर से एक्टिव और पेन फ्री बना सकते हैं। याद रखिए, दर्द के साथ जीना मजबूरी नहीं, मेडिकल साइंस आज आपके साथ खड़ी है। अपने घुटनों का ख्याल रखिए, एक्टिव रहिए और सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।